नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं, इस वक्त हम बात करने वाले हैं दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर के और दिल्ली में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है उसके ऊपर। और इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी मुकुल सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं और मुकुल दिल्ली की पूरी लिकर पॉलिसीज़ के बारे में आपको समझाएंगे कि वो क्या और किस तरीके से आई और किन कारणों से उन्हें वापस ले लिया गया। उसके बाद से क्या कुछ इस पूरे बिल को लेकर के घटनाएं घटित हुई एलजी के आदेश सीबीआई को देने के बाद, जांच के आदेश देने के बाद से लेकर के अब तक। तो साथ ही हम एक आग्रह ये भी करेंगे कि जो हमारे दर्शक इस पूरे वीडियो को देखेंगे वो भी हमें अपना ओपिनियन या फिर वो क्या सोचते हैं जो दिल्ली में इस समय चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर, वो आप हमें कमेंट करके लिख कर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मुकुल, स्वागत है आपका भी। कहाँ से शुरुआत करिएगा, आप बताइए कहाँ से हम लोग इस चर्चा की शुरुआत करें। ये भी शराब की बात कर रहे हैं और पानी को लेकर भी बवाल हो गया है दिल्ली में। तो राजनीतिक नशा जो है वो मतलब बढ़ता चला जा रहा है, पानी तक आ गया है। आज एनडी गुप्ता राज्यसभा सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, उनके ऊपर भी ईडी ने समन उनको जारी करके उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। प्लस जो पीएस हैं अरविंद केजरीवाल के, विभव कुमार, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही। दिल्ली जल बोर्ड का मामला है। तो एकदम चौतरफा घिरे हुए से लग रहे हैं इस समय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। तो कोई आकर नहीं जाता सीबीआई के हाथों से। हाँ, ऐसा ही चल रहा है सब। बहरहाल तो एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरी चर्चा को एक मोड़ देते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये दिल्ली लिकर पॉलिसी क्या थी, उसका एक लगभग जो टाइमलाइन है उसके बारे में बताइए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो अनिल, सबसे पहले तो लिकर पॉलिसी में जो सबसे रीसेंट अपडेट है उससे मैं शुरू करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। पीएमएलए के तहत जो उन्हें समन्स आ रहे हैं सेक्शन 50 के तहत, उसमें 5 आए हैं ना? 5 आए हैं। 5 आए हैं। हाँ, 5 आए हैं। उसमें अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि विच हंटिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मनीष सिसोदिया जेल में इसी मामले में, और संजय सिंह भी इसमें जेल जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं की जाएगी, लेकिन एक तरीके का डर भी है कि जो दो उनके बड़े नेता थे वो जेल में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जेल में चले जाएं। तो सबसे रिसेंट तो ये हुआ है 7 तारीख। आज हम 6 को बात कर रहे हैं। कल उसकी केस में मामले की उनकी सुनवाई है कि पीएमएलए कोर्ट में होगी। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई कि ये पॉलिसी जो लिकर पॉलिसी आई वो कब लागू हुई। तो ये लागू हुई 2021 में। इस पॉलिसी के आने में सबसे पहले इसको बताया गया कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगी, ये सरकार के खजाने को बहुत बढ़ा देगी। लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। बाद में जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई उसमें 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान की बात भी सामने आई। इस तरीके की चीजें भी हुई इसमें। जब ये लागू हो गई उसके बाद क्या हुआ कि एलजी ने सबसे पहले तो इसमें चेंजेस भेजे। एलजी ने जो चेंजेस भेजे वो सरकार ने कर भी दिया, एलजी ने पास कर दिया, साइन हो गए, पॉलिसी लग गई, लागू हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार में, वो बोलते हैं कि इसमें खामियां हैं, और खामियों का जिक्र करते हैं वो वीके सक्सेना के सामने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। और उसके बाद ही आदेश दे दिए जाते हैं सीबीआई को कि इसकी जांच की जाए, जो कि अनिल बैजल के बाद बने, अभी वर्तमान में। हाँ, अभी वीके सक्सेना बने। अब जैसे ही जांच के आदेश की बात होती है कि उसके 6 दिन बाद ही मनीष सिसोदिया आकर के कहते हैं कि हम अपनी ये पॉलिसी को वापस ले रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले रहे हैं, सारा खेल वहीं से शुरू हो गया कि अगर ये इतनी ही बेहतरीन पॉलिसी थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। अब इसमें भी 2 पक्ष हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार लागू कर देती है लेकिन वो वापस ली जाती है। भाई, हर सरकार जो पॉलिसी लेकर के आए उससे फायदा ही हो, नुकसान ना हो, ऐसा तो है नहीं। और भी उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें हुई और इसके इर्द गिर्द के बाद फिर सारी चीजें शुरू हो गई। अब आपने इस चीज को एनालाइज किया होगा कि क्या असल में क्या हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, क्या फायदा हो रहा था, इसकी क्या स्थिति थी, ये थोड़ा। हाँ, देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने इसको इस तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की अपने ऑडियंस को भी, जो कि आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो नई लिकर पॉलिसी थी ये दूसरे राज्यों से कितना अलग थी और कैसे ये परफॉर्म करती थी। तो होता क्या है ना कि जो
अन्य राज्य लिकर पॉलिसी जिस पे चल रहा है, जैसे अगर हम यूपी के लिकर पॉलिसी को देख लें तो वहाँ पे क्या होता है कि सरकार कैसे कमाई करती है। सरकार कमाई करती है मतलब इसको बताऊँ मैं, एक्साइज ड्यूटी जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरर से लेती है बिल्कुल पर बोतल पे, तो उसके बाद ये बेनिफिट उसका होता है, वहाँ से कमाई करती है। दूसरा होता है कंज्यूमर से लेती है, यानी कि जो लोग जाते हैं शराब खरीदने के लिए उनसे उसको फ़ायदा होता है, जो कि वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कंज्यूमर पे करता है उस पर। तो ये दो तरह से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। लेकिन लिकर जो पूरी पॉलिसी है उसमें 3 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। जो तीसरा है जो कि दिल्ली में चल रहा है वो है होलसेल और रिटेल लाइसेंस बेचकर। अच्छा, ठीक है। अभी कैसे बेचे जाते हैं? दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी में क्या किया? दिल्ली सरकार ने जो पहले एक सिस्टम था, हालांकि दिल्ली सरकार तो अपने सारे जो ठेके थे वो खुद ही चलाती थी, कोई ना कोई गवर्नमेंट की ही कंपनीज उसको चला रही होती थी। और वही अगर अन्य राज्य में जाएं, जैसे यूपी की हमने बात की, तो वहाँ पे ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे मतलब प्लेयर्स हैं ना, वो भी लॉटरी में जाके अपना नाम उसमें डाल के, लॉटरी डाल के उसका इंतजार कर सकते हैं। अगर लॉटरी लगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है, कंप्यूटर ही नामित करता है कि किसको मिल सकता है ना। उसमें बड़ा आदमी या छोटा आदमी का हिसाब किताब नहीं रहता है। एक दूसरा होता है ओपन ऑक्शन का, जो कि दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली पॉलिसी में, नई न्यू दिल्ली लिकर पॉलिसी में वो लोग लेके आए। इसमें क्या किया इन्होंने ओपन बिड कराना शुरू किया कि आप आए और आप आके मतलब बिड लगाएं, जिसके पास जितना वो होगा वो आराम से निकल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम बिड होगी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें सरकार कहती है कि अगर आपको इस ऑक्शन में हिस्सा लेना है तो कम से कम आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आपका लास्ट 3 साल में जो टर्नओवर है वो अप्रॉक्स 150 करोड़ के आसपास है या उससे ज़्यादा है। अच्छा, अगर उससे कम होगा तो आप बिड नहीं लगा सकते। तो मसला क्या हुआ, लिमिट कर दिया, स्पेस लिमिट कर दिया। तो मसला क्या हुआ कि जो लोग थे आम, मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, वो इस बिजनेस से पहले ही आउट हो गए। अब अगर वो दिखाएं कि जी हम 10 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ के टर्नओवर में हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। 150 करोड़ से नीचे का है ही नहीं, 150 करोड़ से ऊपर का चाहिए। तो यहाँ पे छोटे व्यापारी खत्म हो गया और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो गया? बड़े व्यापारियों को, जिनके पास पैसा है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख ली थी और ये सेकंड पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दिल्ली में पहले अप्रॉक्स 550 दुकानें हुआ करती थी शराब की। ठीक है। फिर यहाँ पे नई लिकर पॉलिसी में बनाए गए 32 जोन, हर जोन में 27 रिटेल शॉप खोली जानी थी। ठीक बात। रिटेल शॉप्स जो हैं वो दिल्ली में आ गई। आप सबको याद होगा कि उस दौरान कई बार एक पे एक मुफ्त शराब भी लागू हो गई थी। तो शराब पीने वालों के लिए तो खैर वो अमृत काल था, जो फिलहाल अभी देश में चल रहा है, लेकिन वो दिल्ली की बात थी। इसके बाद क्या हुआ कि इस पूरी पॉलिसी का मतलब एक रूटीन था कि 32 जोन में हर जोन में 27 दुकानों से ज़्यादा आप खोल नहीं सकते हैं। बावजूद इसके ये दुकानें खोली गई। ठीक, सरकार लिमिट एक्सीड की गई। हाँ, जो दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर मैं अपने आसपास के जगहों पे देखूं तो थोड़े थोड़े दूर पे दुकानें हैं, बैक टू बैक बहुत सारी दुकानें हैं। सरकार का इसमें ये था कि सरकार कह रही थी कि अभी पहली लिकर पॉलिसी में, पुरानी में, कि 7,000 करोड़ रुपए हम लोग रेवेन्यू कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार का काम ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो शराब की दुकानें चलाएं, ठेके चलाएं। तो हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसमें ऑक्शन के थ्रू हम लोगों को दे देंगे लाइसेंस, डायरेक्ट रिटेल लाइसेंस लेंगे और एक बार में वो पैसा हमारे पास आ जाएगा और इससे हम करीब 9,000 करोड़ रुपए बना लेंगे एक साथ ही। हाँ, एक साथ ही। तो साल का बेसिकली 9,000 करोड़ रुपए का उनको रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए प्लस हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इन सभी लाइसेंस को ओपन ऑक्शन करना था। अब ऑक्शन में देखिए क्या होता है, समझने वाली बात है। आपने IPL में जो ऑक्शन होता है वो तो आपने देखा है। बिल्कुल। तो जो आदमी आता है उसमें बोली लगाता है और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पैसे बोली लगा देगा उसका आप हो गया। ठीक है। तो अब इसमें एक और तरीका था ज़्यादा कमाने का। सपोज अगर आपने एक लाइसेंस के लिए, एक रिटेल शॉप के लिए आपने कहा कि हम इसको
1 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, मैंने जाके 2 लगा दिया, किसी ने 2.5 लगाया, फिर 3 हो गया, तो 3 पे वो बिक जाएगा, तो रेवेन्यू थोड़ा सा सोर्स बढ़ रहा था। तो ये कुछ हिसाब किताब है इसका, जिसकी वजह से दिल्ली में लिकर बिजनेस में कुल मिला के छोटे व्यापारियों का खात्मा हो गया। और इसीलिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म और करप्शन के लिए बनाई गई। ये विपक्ष ने लगाया, भाजपा सरकार ने लगाया आरोप, और इन कारणों से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अब 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा था यहाँ पे, न्यू लिकर पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर क्यों कहा जा रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। रीज़न इसका ये था कि इस पॉलिसी में ये भी इंगित है कि एक व्यक्ति, सपोज अगर आपने रिटेल शॉप खरीद ली तो आप मैन्युफैक्चरर का काम नहीं करेंगे, ठीक है, या होलसेलर का काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति 2 चीज़ों में इन्वॉल्व थे। हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है वो रिटेलर भी हो, अगर कोई एक होलसेलर है। बल्कि नियमतः ये नहीं था कि आप दोनों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं, आप या तो रिटेल शॉप चलाएंगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालेंगे, या फिर होलसेलर बन जाएंगे। तो उसमें तो गड़बड़ियाँ साफ दिख रही हैं। तो साफ दिखाई दे रही हैं, और ऐसा हुआ है। वही अगर आप यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो ये जब प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट ऑक्शन का, तो उनके लिए इजी क्या हो जाता है, वो वैट से भी पैसा ले रहे हैं, उससे भी ले रहे हैं। और अगर 1 साल का रेवेन्यू देखें तो आई थिंक पिछले साल 49,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ था। ये कमाई हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसकी वजह से कई सारे जो वेलफेयर स्कीम है उसमें वो पैसा लगा रहे हैं। हालांकि कई बार योगी जी कह जरूर देते हैं, अभी अयोध्या की ही बात कर लें, अयोध्या में ही आपने देखा होगा कि सारी लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि बाबा को लिकर बेचने से प्रॉब्लम है, लेकिन लिकर के जो पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि ठीक है, अगर ये जो रेवेन्यू आ रहा है वो वेलफेयर स्कीम्स पे, अन्य चीज़ों पे जा रहा है, तो ये मेरी एक अपनी समझ थी जिसमें मैंने ऑक्शन का पूरा हिसाब किताब रखा। अब आप मुझे ये बताइए, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये गिरफ्तारियां जो बैक टू बैक हुई, पहले मनीष सिसोदिया की, उसके बाद से संजय सिंह की, क्या कल के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाए? देखिए, इस संभावना को तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसमें अरविंद केजरीवाल को देखना होगा कि रोल आया कहाँ से। शुरुआत में नहीं आया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद नहीं आया, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद नहीं आया। एक नियत समय पे जब ये कोर्ट में पूछा गया कि अल्टीमेटली इससे प्रॉफिट कहाँ हो रहा था, तो ये बताया गया जब कि भाई इससे चुनाव लड़ने में पैसे का इस्तेमाल किया गया। अब चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल किया गया, वो चुनाव कौन लड़ रहा था? तो आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। बिल्कुल लड़ रही थी। जिसके कन्वीनर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो जवाबदेही किसकी बनेगी? अरविंद केजरीवाल की बनेगी। यहां से उनका नाम शामिल हुआ। इसके बाद से ईडी के समन भेजने के मतलब को भी समझना होगा, हमारी जनता समझ ले कि ईडी का समन क्यों है। सेक्शन 50 के अंदर जो ये समन लगातार अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है पीएमएलए के, वो ये कहता है कि आप बयान दर्ज करवाइए। गिरफ्तारी का भी इसमें प्रावधान नहीं है। गिरफ्तारी का प्रावधान तब तक नहीं है जब तक कि आप उसमें लिप्त ना पाए जाए। नहीं पाए जाते। पॉलिसी में भी जितनी मेरी समझ है वो यही कहती है कि पॉलिसी बनाने में भी अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो, और उसको वापस ले भी लिया जाए, तो इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस ये बात प्रूव हो जाए कि उससे आपने किसी से रिश्वत ले दे करके उस काम को किया। पॉलिसी बनाने या में फिर किसी को गलत तरीके से कोई फायदा पहुंचाने के लिए तो हुआ। तो अनटिल अनलेस ये नहीं प्रूव हो रहा है तब तक गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट जो लगातार विपक्ष भी कह रहा है, अन्य लोग भी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब का जो पूरा मूवमेंट है वो करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ। पूरी इमेज का जो आधार है वो यही है कि करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री दिल्ली का पूरा कैंपेन है। इस एक केस के आने के बाद से इस पूरे इमेज को डेंट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। वो ये कह रही है कि अगर हम इनके सामने पेश हो गए तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। सवाल ये है कि आप पेश तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है, और जब भी अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि ईडी को सरकार ने भेज दिया, केंद्रीय सत्ता ने भेज दिया, हमें जबरदस्ती गलत साबित किया जा रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो भाई अगर कट्टर ईमानदार हैं तो आपको जाना चाहिए। पेश हुई है,
जवाब देना चाहिए। आप अकेले नहीं है जिसको ईडी ने समन भेजा हो। इसके पहले आप देखिए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने 8-9 घंटे की पूरी जो भी पूछताछ हुई उसका वो हिस्सा रहे, सोनिया गांधी रही, वाड्रा रहे। तो आप अकेले नहीं है। पेशी होने से आप इसको अगर विच हंटिंग की तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी नजर आती है कि आप खुद को एक शहीद की तरीके पेश करना चाह रहे हैं। भाई लगातार इसे आप गिरफ्तार कर लिया तो शहीद हो गए। कि अगर आप लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ये जो समन है यही गैरकानूनी है, तो पहली बात तो ये समन गैरकानूनी नहीं है। इसके पीछे और चीजें जरूर हैं, पॉलिटिक्स जरूर इन्वॉल्व हो सकती है, ये बात तय है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि ईडी के समन, सीबीआई के समन किसको भेजे जा रहे हैं, सही बात है, विपक्ष को भेजे जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष को भेजे जा रहे हैं, ये सबको पता है। तो इस पे तो खैर बहस ही नहीं बनती है। लेकिन आप इस आधार पर ईडी के समन को गैर कानूनी कतई नहीं कह सकते। आपके और 2 नेता आपके जेल में हैं, तब तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इस आधार पे बिल्कुल गिरफ्तारी से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इतनी आसान भी नहीं गिरफ्तारी। जब तक कि आपका उसमें कोई लिप्तता नहीं है तब तक गिरफ्तार करना काफी मुश्किल है। ईडी के लिए भी मुश्किल। ईडी ने भी कभी नहीं कहा ना, ईडी ने भी तो कभी कहा नहीं कि हम गिरफ्तारी के लिए, तो नॉर्मल समन था जिसमें ये कहा गया कि भाई आप आए, हमारे कुछ सवाल जवाब हैं आपसे, उनके जवाब दें आप। बिल्कुल, आप उसके लिए पहुंच नहीं रहे हैं। और आप फिर बाद में कह रहे हैं कि हम अंबेडकर के संविधान के भरोसे हैं, हम भगत सिंह के साथ वाले हैं। मैं तो इस चीज़ के लेकर भी सोच रहा था कि अगर इन केस जो आपने बात पूछी कि गिरफ्तारी हो जाती है तो इस समय तो पार्टी के 2 बड़े लीडर ऑलरेडी जेल में हैं। इंटरनल क्राइसिस को आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के? क्या इंटरनल क्राइसिस मत पूछिए। हालांकि इंटरनल क्राइसिस क्या ही हो सकता है, किसी ना किसी को तो तैयार करना ही पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जो है नज़र आती हैं वो आतिशी हैं। हालांकि आतिशी पे भी कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं उनके बयान को लेकर के। उनके यहाँ भी क्राइम ब्रांच की टीम वगैरह गई थी। लेकिन मसला है कि अगर केजरीवाल नहीं तो कौन, तो ये सही बात है, क्योंकि केजरीवाल ने बीते अगर कुछ समय से देखा जाए तो न दिल्ली से निकल के बल्कि सिर्फ पंजाब में, गुजरात के चुनाव में भी ठीक ठाक वोट लेकर के आए। 5 विधायक हैं उनके वहाँ पे। गोवा में भी 2 या 3 विधायक हैं उनके, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आए हैं। और बेहद कम, इतिहास देखें तो बेहद कम टाइम में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, 3 राज्यों में उनके विधायक, उसके बाद कई जगहों पे पार्षद उनके हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि एक केंद्रीय नेतृत्व की जो उम्मीद आम जनता में होती है या उनके कार्यकर्ताओं में होगी, जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं, वो ख़त्म होगा। जिस वजह से जो क्षेत्रीय उनके कार्यकर्ता या बड़े जो नेता वो बनाने की फ़िलहाल अभी कोशिश कर रहे हैं, यूपी की बात कर लें आप, या राजस्थान में अभी हाल में देखने को मिला, इवन बिहार में भी वो कोशिशें कर ही रहे हैं, गोवा और जगहों पे। तो हो सकता है कि विधायक बहुत सारे टूट भी सकते हैं। कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होगा। कार्यकर्ताओं के मोरल तो डाउन होंगे ही, लेकिन जो जीते हुए विधायक हैं उनके भी मोरल डाउन होंगे, क्योंकि उन्हें एक कड़ी में जोड़कर रखने वाला जो नेता है वही जेल में चला जाएगा। केजरीवाल जी बोल भी रहे हैं कि 25 करोड़ दे रही है भाजपा। 25 करोड़ दे रही है, तो हो सकता है कि अगर ले ये हम थोड़ी ना कहेंगे कि भाई कौन किसको खरीद रहा है, लेकिन ये भी सही बात है कि बहुत सारे ऐसे विधायक जो हैं वो जाते आते रहते हैं। हम लोग न्यूज़ मीडिया में ये देखते ही हैं कि भाई अरे बहुत लॉयलिस्ट चेंज कर गए, तो अभी तो नई पार्टी है कोई। हाँ, तो आराम से हो सकता है गुजरात में कुछ चेंज हो जाए, या दिल्ली टूट सकती है, या फिर पंजाब में कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो ऑलरेडी पहले एस्टेब्लिश्ड नेता हैं, वो चाहे भगवंत मान हो, चाहे यहाँ पे आतिशी की बात कर लीजिए, या इनके बाद वो एक और इनके नेता हैं सौरभ भारद्वाज। तो सौरभ भारद्वाज तो ऐसे लोगों के नहीं, लेकिन इसमें ये भी है ना कि भरोसेमंद भी हो और उसका एक्सेप्टेंस भी हो, सर्वमान्य नेता भी हो, लेकिन वो नहीं ऐसा आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। वो अब नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के पास ये चीज़ें थी, मनीष सिसोदिया के पास ये थी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया में अगर एक फ़र्क देखा जाए तो गुड गवर्नेंस के लिए जिस तरीके से लोग अपने आप को प्रचलित करते हैं, तो उसमें मान सकते हैं कि चलिए मनीष सिसोदिया है, क्योंकि उन्होंने स्कूलों को रिफॉर्म किया और अच्छा काम किया, स्कूल अच्छे बनाए। लेकिन वहीं अगर संजय सिंह की बात करते हैं, वो मास लीडर हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं आम जनता के बीच में। उनके लिए भीड़ जुटाना, लोगों का उनको सुनने आना कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा में भी जिस तरीके से वो सवाल जवाब करते हैं,
वो भी एक बड़ी बात है। तो वैसे कोई नेता इनके पास नहीं है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हों आम जनता में। हो सकता है गवर्नेंस वो अच्छा चला लें। ये इम्पैक्ट वाला नेता केजरीवाल जी चाहेंगे भी कि आए, खास तौर से तब जब ऐसी कोई कार्रवाई चल रही हो, वो कमज़ोर हों। बचा भी तो नहीं है ना, बचा भी तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इस पूरी लिकर पॉलिसी के वजह से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे जा चुकी है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। और भविष्य में जो आने वाले चुनाव हैं, इवन लोकसभा का चुनाव अगर आप ध्यान में रखें, तो लोकसभा में भी जो ये सीट शेयरिंग की बात चल रही थी आम आदमी इंडिया गठबंधन के साथ, वो तक भी हो पाना फिर संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि दिल्ली में चीज़ें ख़राब हो जाएं, हो सकता है पंजाब में चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो उन्हें उम्मीद तो बहुत जगहों की ही थी। तो ये एक मसला है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है वो आप हमें बताएं कि अगर इंडिया गठबंधन इनके जाने के बाद क्या सपोर्ट करेगा इनको या नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन मतलब अभी तो जिस स्थिति में है उसमें तो वो खुद ही बैकफुट पर है। कितने सारे अलायंस पार्टीज हैं जिन पे लगातार कार्रवाई हो ही रही है, और खुद ही कांग्रेस बैकफुट पर है अभी। हाँ, वैसे भी नीतीश कुमार चले गए, उनके यहाँ से चले ही गए, ममता दीदी तो चली गई। अगर समर्थन कर भी दे तो वो कितना समर्थन होगा इसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। कितना इम्पैक्टफुल होगा इसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो पार्टी को नुकसान तो ज़रूर होगा। और आपने इतनी बार अपने हल्के स्टेटमेंट्स और हल्की चीज़ों से अपनी उस छवि को भी खराब कर दिया। पहले तो आप जेल जाने से डरते ही नहीं थे। आप लगातार बोलते थे कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो सड़क पे ई रिक्शे से चल रहा हूँ, मुझे क्या डर है, मुझे सिक्योरिटी मत दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो। आप लगातार कहते रहे। उसके बाद सारी चीज़ें बदलाव होने लगी। समन बुलाने पर देने पर आप हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो ये भी सब देख तो रही है जनता। लोगों के इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं उनके साथ जो कि उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती थी, क्योंकि जिस बात को लेकर के आप हमेशा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था। और न सिर्फ इतना ही, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि वो एजुकेशन वाला मसला है। एक पॉलिसी है इनकी जहाँ पे बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं जो 12th कर लेते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर उसमें भी देखें, मतलब किस तरीके से जो सरकार है, ठीक है गिरफ्तार होना नहीं होना ये तो कानूनी कार्रवाई है, लेकिन आम जनता को किस तरीके से सरकार गुमराह करती है ये भी देखने वाली बात है। इस पर भी चर्चा करने वाली बात है। और मैं जनता से कहूँगा कि जब भी आप वोट वगैरह डालने जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा अपने नेता के प्रति एक रिसर्च भी अगर आपकी रहे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो एंड ऑफ द डे आपके हिस्से में है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2020-22 के दौरान 85 बच्चों ने दिल्ली सरकार से एक बेनिफिट लेने के लिए, जो 10 लाख रुपए का उन्हें हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलना था, उसके लिए अप्लाई किया। और मात्र 2 बच्चों को पैसे दिए गए, यानी कि 20 लाख रुपए दिए गए। और करीब 19 करोड़, ये आरटीआई में है खुलासा। मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर यहाँ पे वो लगा दें ताकि आम जनता भी देख ले। 19 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट हो गया 20 लाख रुपए बांटने पे, 20 लाख रुपए बांटने पे। तो आप समझ लीजिए साहब कि किस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। मैं सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार गवर्नमेंट की भी बात करूँ। हाँ, मतलब खर्चा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को क्लेम कर रहे हैं कि आप कट्टर ईमानदार की बात कर रहे हैं ना, पाक साफ की बात कर रहे हैं। लेकिन कहाँ है? अगर ये होते तो ये नहीं करते ना। ये भी पैसे कहीं ना कहीं से तो जा ही रहे हैं। जो मैं और आप पेन और सुई खरीदते हैं उसी का टैक्स होगा शायद। इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे आते हैं? हाँ, किसी से। तो आप जो जनता है उसके लिए बस वोट दे दिया, ठीक है हम जीत गए, हमने आपके लिए ये वेलफेयर स्कीम शुरू कर दी है, उसको फिर बाद में आप ही बार बार आके कहते हैं फ्री में दिया, फ्री में दिया, फ्री में क्या दिया? सवाल तो ये भी ना कि फ्री में क्या दिया। तो फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। आम जनता से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप इसमें जो भी जोड़ना चाहते हैं, हालांकि ये हम लोग का शो का पहला एक शूट है जिसमें हमने कम समय में मुख्य बातों को कवर करने की कोशिश की है और जानने की और आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है कि क्या क्या इस पूरी घटना में चीज़ें चल रही हैं इस समय दिल्ली में। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसे आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और साथ में ही
आप अगले किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग चर्चा करें, ये भी बताइए। और दूसरा, आपकी समझ क्या कहती है जो दिल्ली में इस समय राजनीतिक उठक-पटक है या लिकर पॉलिसी है या फिर दूसरे घटनाएं हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए ताकि हम उसे आगे अपनी चर्चा में शामिल कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है, आप हमें जिस पर देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।